पे ही जब हमने डिस्कशन किया तो आईपीएलवी को यहाँ पे कवर अप करते हैं कि आईपीएलवी क्या होता है। आईपीएलवी जो है डेट इज अ, जैसे हम किसी 100% लोड पे सीओपी हमने निकाला, फिर 75 पे निकाला, फिर 50 पे निकाला, फिर 25 पे निकाला, क्योंकि हम मशीन हमारा हमेशा 100% लोड पे तो नहीं चलेगा। जैसे जैसे एयर कूल्ड चिलर के केस में जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो कम होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सीओपी भी चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज को क्या किया गया, कुछ यूरोप के और यूएसए के कुछ शहर के ऊपर एक सर्वे किया गया कि आउटसाइड कंडीशन क्या है और अकॉर्डिंगली हमारा जो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सीओपी। तो दैट इज बेस्ड अपॉन दैट सर्वे ये क्या बताया गया कि परसेंटेज ऑफ लोड हमारा अगर 100% है और बाहर का कंडीशन एयर कूल्ड चिलर के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर देखेंगे और वाटर कूल्ड चिलर के केस में कंडेंसर वाटर इनलेट लेंगे। तो ये एजम्पशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों के लिए एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 100 डिग्री सॉरी 100 डिग्री 100% मेरा लोड है और एम्बिएंट टेम्परेचर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये दोनों कंडीशन कि लोड हमारा 100% हो और एम्बिएंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो ऐसा कंडीशन पूरे साल में जो है दैट इज 1%। सो व्हाट डज इट मीन कि पूरे साल में ऐसा कंडीशन एक ही 1% आता है। 1% ऑफ व्हाट? टोटल आवर्स का 1%। तो टोटल आवर्स कितना है? 8760 आवर्स है। तो 8760 आवर्स में का 1% निकालेंगे तो इट इज 87.6 आवर। तो सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में क्या होता है, 87.6 आवर्स ही ऐसा है कि हमारा जो लोड है वो 100% पे आ जाता है। और जब ये 100% पे लोड है और ये एम्बिएंट 95 है, तो वैसा कंडीशन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 1% होता है और उस समय हमारे मशीन की सीओपी क्या होती है? ए होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए एज्यूम किया। सेम अब इसी केस को हम आगे देखते हैं कि अगर हमारा मशीन का लोड जो है वो 75% पे है और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एम्बिएंट टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ऐसा कंडीशन मेरे पूरे ओवरऑल आवर्स ऑफ अकरेंस का ये 42% होता है। फिर 50 पे भी निकाला, फिर 25 पे, और सब पे मैंने सीओपी लिख दिया ABCD। अब हमें ऑब्जर्व ये करना है कि हमारा जो मशीन है वो मैक्सिमम टाइम पार्ट लोड पे चलता है, दैट इज 75 डिग्री पर 75% और 50%, इसी पे हमारा मशीन मैक्सिमम टाइम चलता है। एज वी कैन सी 87% जो है वो पार्ट लोड पे चलता है, इसलिए पार्ट लोड का परफॉर्मेंस हमारे लिए बेहतर है। पार्ट लोड के परफॉर्मेंस से ही हम किसी दो चिलर को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक मशीन है जो फुल लोड पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, एक मशीन है जो पार्ट लोड परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बीइंग HVAC इंजीनियर हम उस चिलर को चूज करेंगे जो पार्ट लोड पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि मशीन जो है हमारा वो पार्ट लोड पे ही चलेगा। ठीक है, ये मैंने एयर कूल्ड के कंपैरिजन से बताया। सेम थिंग अगर वाटर कूल्ड से लेंगे तो ये 80 इस तरह का टेम्परेचर होगा, कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर जो हम कूलिंग से ले रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सीओपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो रेशियो है 95 80 65 और 55 या 85 75 65 65, ये जो वैल्यू है दिस इज एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड। AHRI 550 590 स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग अगर इसी इसी कैलकुलेशन को, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, इफ द सेम कैलकुलेशन। अच्छा, आईपीएलवी हम कैसे निकालेंगे? ये जो सीओपी का वैल्यू आ रहा है हमारा, इसको हम आवर्स ऑफ अकरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1% व्हाट डज इट मीन? 1/100 इट वुड बी 0.01 ए, ये आ गया। और 42% मतलब 0.42 बी, 0.45 सी एंड 0.12 टी। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया? आईपीएलवी इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू। अगर सेम कैलकुलेशन को हम साइड कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट विल बी आवर एनपीएलवी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एनपीएलवी हो जाएगा, एंड इट विल बी एज पर द साइड कंडीशन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? साइड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये जो भी मैंने वैल्यूज इसके अंदर ली है, that is whether it is for the ambient temperature or it is for the condenser water inlet temperature, ये सारे वैल्यूज जो है वो एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर एनपीएलवी का हमें कैलकुलेशन करना है तो सेम कैलकुलेशन सेम फॉर्मूला विल बी देयर। ये आवर्स ऑफ अकरेंस को हमें इसी कांस्टेंट रखना, और यहाँ पे जिस रेशियो से टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट किया गया उसी रेशियो से हम टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 110 लिखेंगे, उससे 15 माइनस करेंगे, फिर
15 करेंगे माइनस फिर 10 करेंगे, उसी रेशियो में रखेंगे, बट ये आवर्स ऑफ अकरेंस को हम क्या रखेंगे, इट विल बी सेम, मतलब यही वैल्यू लेंगे 1%, 42%, 45% और 12%. वाई? बिकॉज दिस इज एज पर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी द चिलर सिलेक्शन प्रोसेस. हम किसी भी चिलर को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस को हम फॉलो? यस सर, बताएं. Sir, while considering IPLV and NPLV, why we are not considering relative humidity? ह्यूमिडिटी का रोल अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आईपीएलवी जो है ये पावर कंजम्पशन से रिलेटेड है. मशीन की सीओपी जो है वो कूलिंग कैपेसिटी बाय टोटल पावर इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है. तो आईपीएलवी और एनपीएलवी में टेम्परेचर का ही रोल है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मशीन का पावर कंजम्पशन चेंज हो रहा है. और यहाँ पे जो मैं मशीन की बात कर रहा हूँ सिर्फ चिलर की बात कर रहा हूँ. तो दैट्स वाई द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डज नॉट कम्स इन प्ले इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन. ये जो कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है. और जब टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे टोटल पावर में चेंजेज आ जाता है. टोटल पावर में चेंज आता है तो सीओपी चेंज होता है. सीओपी चेंज होता गया कि अगर कहीं पे एक एयर कूल चिलर को इंस्टॉल किया गया, मशीन हमारा 100% लोड पे चल रहा है. मतलब क्या है, अगर 100 टीआर का मशीन है तो हमें 100 टीआर ही चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट. तो मशीन इज रनिंग ऑन ए फुल लोड, दैट इज वन क्राइटेरिया. एंड सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हमने ये एज्यूम किया है एक एम्बिएंट कंडीशन को कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है. बाहर का कंडीशन जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो ऐसा कंडीशन 100% लोड और बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो ऐसा कंडीशन पूरे साल में कितना नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अकरेंस का वो कितना परसेंटेज होता है. तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 24 इंटू 365 अगर हम करेंगे इट विल बी 8760 आवर्स है. तो 8760 आवर्स में से 1% निकालेंगे तो इट विल बी 87.6 आवर. तो ये जो कंडीशन है एम्बिएंट कंडीशन, ये कंडीशन एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया है कि मिनिमम जो मैक्सिमम टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब के 35 डिग्री सेल्सियस. अब अगर हम बाहर के टेम्परेचर हमारा डेफिनेटली वो 95 डिग्री हमेशा तो नहीं होगा, इट विल कम डाउन विद द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कभी आज मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ और है, मिनिमम कुछ और है. तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे एयर कूल चिलर के केस में क्या होगा, कंप्रेसर पावर इनपुट कम होता जाएगा जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर डाउन होगा. तो ये एक एज्यूम किया गया है कि सपोज बाहर का कंडीशन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है और मशीन अब मेरा 75% लोड पे चल रहा है, वैसा आवर्स जो है वो 42% है. फिर मशीन फिर एम्बिएंट टेम्परेचर को फिर 10 डिग्री पे डाउन किया. ये सारा जो कंडीशन है दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक एजम्पशन किया गया कि मैक्सिमम कंडीशन 95 लिया गया, फिर उसके बाद एक इंटरवल पे हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किए. इज दिस सर, कैन यू लिसन मी? यस यस Sir, in this figure you are showing that percentage load meaning 175 like this, and also by occurrence also here. But can you calculate at any percentage of load or any percent of occurrence for this COP at any temperature? हाँ ठीक है मैं समझ गया आपकी क्वेरी, इसको मैं समझ गया. देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये होता है कि आपने जो पूछा है कि 100% लोड पे, 75% लोड पे, 50% पे और 25% पे ही क्यों दिया गया. ये इसलिए दिया गया है क्योंकि बाकी लोड पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए वी विल गो 42%, 45% और 12% लेते हैं. ठीक है. अब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चाहिए तो दैट वी कैन आस्क द मैन्युफैक्चरर कि मुझे जो है वो 60% लोड पे चाहिए. तो 60% लोड के ऊपर हमारा आवर्स ऑफ अकरेंस क्या होगा, दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड. ये कैलकुलेट किया जा सकता है. बट आईपीएलवी के केस में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि 100% लोड, 75% लोड, 50% लोड और 25% लोड पे कैलकुलेट किया जा रहा है. और ये एम्बिएंट टेम्परेचर लिया जा रहा है आईपीएलवी के केस में, कि हम एयर कूल चिलर के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे हैं और उसके बाद हम 15 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया. तो ये जो है टेम्परेचर दिस इज फॉर द एयर कूल चिलर एंड दिस इज फॉर द वाटर कूल चिलर, जो हम 85 डिग्री कंडेंस कूलिंग टावर से जो वाटर ले रहे हैं वो वाला वाटर है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आईपीएलवी होगा. Yes, sir, it's okay, but sir, I'm asking that it's okay. Meaning, I'm asking that do you have any formula to find this COP at any percentage of load, any percentage of hour of occurrence, and any temperature?
I got your point. COP निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, the formula that we have to calculate the COP, it is our total cooling capacity required by total power input. तो अगर मुझे COP 100% पे निकालना है तो हमें क्या करना होगा, total cooling capacity required at 100% divided by total power input at 100%. अब अगर मुझे 60% पे निकालना है तो हम COP at 60% निकालना है, तो इसका मतलब मुझे cooling capacity 60% पे चाहिए. तो ये तो आसानी से मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल 100 TR का चिलर है तो कूलिंग कैपेसिटी एट 60%, व्हाट डज इट मीन, वो 60 TR हो जाएगा. लेकिन टोटल पावर इनपुट जो 60% पे चाहिए था हमें, वो पावर हमें कौन बताएगा, चिलर का मैन्युफैक्चरर बताएगा कि हम इस, अगर हमारा जो कंप्रेसर है वो 60% लोड पे चल रहा है तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा. तो हम 60% पे भी निकाल सकते हैं अगर हमें, आप इस फॉर्मूले को देखें, दिस फॉर्मूला कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन किलोवाट बाय टोटल पावर इनपुट इन किलोवाट. तो ये वैल्यू मुझे COP अगर 60% पे निकालना है तो कूलिंग कैपेसिटी का 60% और टोटल पावर इनपुट का भी हमें 60% निकालना होगा. तो अगर मैन्युफैक्चरर हमें देता है देन वी कैन फाइंड दैट वैल्यू. बट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, why only 60%, why only 50%, ये मेरा मेन क्वेश्चन था कि मशीन हमेशा हमारा ना 100% पे चले. जस्ट लेट मी कंप्लीट. मशीन जो है हमारा ना कभी 100% पे चलेगा, ना 80 पे चलेगा, 90 पे चलेगा. तो एक इंटीग्रेट किया गया. इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, अलग अलग परसेंटेज पे हम निकाल लेते हैं. एक तो कैटेगराइज कर लिया 4 पॉइंट पे कि 100 पे क्या है, 75 पे क्या है, 50 पे क्या है और 25 पे क्या, और इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं. सबको उसके आवर्स ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करके उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें IPLV मिल जाएगा. यस, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज. Let's say for example my chiller is about 500 ton, but by force from the chiller controller I am running the chiller at 75% load. Okay. But my ambient is high, is let's say is 95 degrees. Right. So what will be the my chiller consumption? It is the same as the 100% load or it will be reduced? Because COP is different percentage based on the ambient and based on the chiller load. But I am running the chiller on by force on 75% load. Okay. What about the power consumption? I got your point. देखिए इन्होंने क्या पूछा, what he had asked, it is just asked that he is running his machine at 75% load, but the ambient is 95 degree Fahrenheit. अभी जो हमने ये कंडीशन डिस्कस किया, दिस कंडीशन इट इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन है. अगर आप इसको आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग करते हैं तो दैट विल बी योर NPLV. उसे हम NPLV कहते हैं, जो कि अभी मैंने नीचे के स्लाइड्स में यहाँ लिखा है. NPLV क्या होता है, दैट इज अ नॉन स्टैंडर्ड पार्ट लोड वैल्यू. फॉर एग्जांपल ये 95 की जगह पे 110 ले लेते हैं. तो 110 जब हो गया तो न्यू दिल्ली का जो आउटसाइड टेम्परेचर वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है. ये वाला वैल्यू 110 होगा. उसके नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें से मैं क्या करूंगा, 15 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप करूंगा. तो 110 में से 15 करूंगा तो ये 95 होगा. फिर 15 का ड्रॉप करूंगा, फिर ये 95 से 15 का ड्रॉप करूंगा तो ये 80 होगा. और उसके बाद फिर 10 का ड्रॉप करूंगा, ये 70 होगा. तो 110, 95, देन इट इज योर 80 और 70. ये वाला वैल्यू हमें मिल गया. तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो अब मेरा COP होगा, इट विल बी A1, B1, C1, D1. क्यों, क्योंकि कंप्रेसर का पावर चेंज हो गया. तो अब आपको यहाँ 75% लोड पे आप चलाते हैं. अब आपका जो भी एम्बियंट आप रखना चाहते हैं वो आप एम्बियंट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको COP का वैल्यू मिल जाएगा. सो देयर विल बी अ लेस पावर कंजम्पशन. उस केस में भी लेस पावर कंजम्पशन होगा. गॉट माय पॉइंट, जो मैंने एक्सप्लेन किया. हमने क्या किया, ये इस कंडीशन पे अगर किसी चिलर को हम देखेंगे तो वो हमारा IPLV होगा. लेकिन अगर इसी कंडीशन को हम अपने साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करें, इफ दिस कंडीशन बोथ आर सेम, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट इज सेम, बट अगर हम तो एक कंडीशन करेंगे तो इट विल बी साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो इट विल बी आवर NPLV. Sir, I have one more question regarding the chiller full load hours. Is there any for chiller full load hours calculations? Full load hours आपको निकालना है. Full load hours that is your operational hours, that is what you are asking, कि वो कितना टाइम वो चलेगा. This is what you are asking. Chiller chalega full load पे, full compressor, full capacity पे, like in energy calculation where they are considering 3000 hours, 4000 hours like this. Equivalent full load hours. Okay. Is there any way to calculate equivalent full load hours for the chillers?
इक्विवेलेंट फुल लोड आवर्स, देखिए इट्स कैलकुलेशन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल आवर्स। जब तक क्लाइंट के एंड से हमें ये नहीं पता चलेगा कि अप टू व्हाट कंडीशंस द चिलर्स विल रन। कभी कभी क्लाइंट क्या कहता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाता है, देन जस्ट शट ऑफ द चिलर, वी डोंट वांट द एचवीएसी सिस्टम टू रन। वैसे सिस्टम में एचवीएसी सिस्टम रन नहीं करना चाहिए। देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल सॉर्ट आउट कि हमारा जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, चिलर विल बी शट डाउन। तो नाउ आवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ड अपॉन द वेदर डेटा, और उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेंगे कि ऑपरेशनल आवर्स क्या है, दैट इज आवर इक्विवेलेंट ऑपरेशनल आवर, वही हमारा इक्विवेलेंट ऑपरेशनल आवर हो जाएगा। सो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आवरली बेसिस का डेटा होना चाहिए। इंडिया में क्या करते हैं, वी विल बी यूजिंग वन सॉफ्टवेयर, दैट इज योर वेडको। वेडको सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज करते हैं, वेदर डेटा के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि आवरली बेसिस में हमें हर लोकेशन का, मेजर सिटीज का डेटा है कि ड्राइबल टेम्परेचर ऑन 1 जनवरी एट 12 मिडनाइट क्या था, 1 AM क्या है, 2 AM क्या है, इसी तरीके से करते हुए 31 जनवरी तक, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, 31 दिसंबर तक। सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है 8760 आवर्स जो है, उसमें क्या ड्राइबल टेम्परेचर होगा आवरली बेसिस पे, वो हमें मिल जाएगा। और जैसे ही अगर हमें ये मिल जाता है तो वहां से हम इजिली निकाल सकते हैं कि अगर इस कंडीशन के बिलो जाते हैं और हमारा चिलर शट डाउन हो जाता है, हमें चिलर को शट डाउन करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स वी कैन कैलकुलेट। So equivalent number of hours, it will be calculated from the application to application. It depends upon the application to application and its operational requirement that we receive it from the client end, जो हमें client end से मिलता है, जो operational requirement है। Is this clear? That's great. That's great. What is the name of the software, sir? Wedco. For the weather That is a Wedco. yeah Wedco. It is developed by TERI, TERI, TERI and Pahwa Group. These two organizations have developed this database. That is not a software. What we can't say it is software. It is just a database collection. और उसमें क्या hourly basis पे, not only drivable temperature, we will get the wettable temperature also, we will get the dew point temperature also, humidity ratio, wind, pressure, rainfall, all the things that we will get in that particular software. Okay. This is available only for India or internationally? As of now, this software, it is applicable for India only. But if you want it for the international, so there are some other agencies, ASRE, like ASRE, they have a one software, one portal that they have, that is your asre-meteo.info. अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे asre-meteo.info, तो उस पेज पे आपको क्या मिलेगा, एक मतलब इस लिंक पे आप अगर when you click it, so you will get one page where you can search the any location of the entire globe. उसका आपको ये सारे values वहां पे मिल जाएंगे. From there you can get all these values. Okay, what is the maximum drivable temperature, minimum drivable temperature, and the same can be calculated from the hourly analysis program software also. एक software है hourly analysis program, जिसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी तरीके का hourly basis का data हमें मिल जाएगा किसी भी location का। So HAP software से भी हम globally calculate कर सकते हैं किसी और location का भी hourly basis data. Is this clear? Yeah, that's great. Since this is very important part of this webinar, so you can ask your question right now for this IPLV and NPLV. अगर ये सारा condition जो अभी मैंने यहाँ पे शो किया है, that is 95, 80, 65 और 55, इन सब को अगर हम अपने साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, so that will be our NPLV, that is your नॉन स्टैंडर्ड पार्ट लोड वैल्यू। वो नॉन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया, एयर कूल्ड के लिए ये, वाटर कूल्ड के लिए ये, और अगर साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हमारा NPLV हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Okay, now let's proceed ahead, where NPLV stands for the non-standard part load value.